कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब सब कुछ खो जाए, बल्कि तब होता है जब जिसे पाने के लिए तुमने सब खोया हो वही तुम्हें भूल जाए। अगर तुम ये कहानी सुनना शुरू कर चुके हो तो यकीन मानो, आखिर तक तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा हिलेगा जो शायद बरसों से सोया पड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है। ये कहानी है उस त्याग की जो हर माँ बाप करते हैं, और उस भूल की जो लगभग हर औलाद कभी ना कभी करती ही है। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आधे टूटे मकान में एक आदमी रहता था। नाम था ध्यानचंद। लंबा, सांवला, मेहनती और हमेशा अपने माथे पर पसीना और मुस्कान लिए हुए। उसकी पत्नी माया बेहद सीधी सादी और दिल से सोने जैसी थी, और उनका छोटा बेटा रमन उनकी आंखों का तारा। वो घर अमीर नहीं था, पर उसमें शांति, स्नेह और अपनापन का धन था। दीवारें पुरानी थीं, छत टपकती थी, पर उस घर में जब शाम को दिया जलता था तो लगता था जैसे भगवान खुद उस छोटे से आंगन में बैठकर मुस्कुरा रहे हों। ध्यानचंद सुबह से शाम तक साइकिल रिक्शे की दुकान में मजदूरी करता था। कभी किसी का टायर जोड़ता, कभी किसी की पुरानी गाड़ी धकेलता। पसीने से भीगे कपड़ों में भी उसका चेहरा चमकता था, क्योंकि उसके भीतर एक सपना जलता था। मेरा बेटा पढ़ लिख कर इस मोहल्ले का नाम रोशन करेगा और हम भी गर्व से कहेंगे, ये हमारा रमन है। माया भी हर सुबह तड़के उठ जाती, चूल्हे की लकड़ी जलाती, बेटे का टिफिन बनाती और हमेशा वही वाक्य दोहराती, रमन, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो होता है जिसके पास सपना नहीं। रमन हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको इतने गहने दिलाऊंगा कि लोग देखते रह जाएं। माया उस मासूमियत पर हंस देती थी, पर उसके दिल में हमेशा एक हल्की सी दहशत भी रहती। कहीं ये दुनिया जो बड़े बड़े सपनों को निगल जाती है, मेरे बेटे के दिल को भी न बदल दे। दिन बीतते गए, रमन की पढ़ाई में चमक बढ़ती गई। हर परीक्षा में वह अव्वल आता। मोहल्ले के लोग कहते, ध्यानचंद, तेरा बेटा तो एक दिन अफसर बनेगा। ध्यानचंद मुस्कुराकर कहता, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन भगवान से ज्यादा मेहनत वह खुद करता था। कभी पेट काट कर फीस जमा करता, कभी अपनी दवा छोड़कर बेटे की किताब खरीदता। एक दिन परिणाम आया, रमन पूरे जिले में दूसरा स्थान लाया। माया की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। उस दिन रात को उनके घर में पहली बार 4 रोटियों की जगह 5 बनी, और ध्यानचंद ने बेटे से कहा, बेटा, अब तेरे लिए इस छोटे शहर में कोई जगह नहीं, अब तुझे बड़े शहर जाना होगा। रमन ने पूछा, पर पापा, फीस का क्या होगा? ध्यान ने उसकी पीठ थपथपाई, तू बस पढ़, बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगा। माया बोली, मैं अपने गहने बेच दूंगी, ध्यान, और अगर जरूरत पड़ी तो घर भी गिरवी रख देना। बस हमारे बेटे की राह ना रुके। कभी कभी माँ बाप का त्याग इतना बड़ा होता है कि औलाद उसे समझ ही नहीं पाती। वो त्याग का मूल्य तब जानती है जब जीवन उसके सामने आईना बनकर खड़ा होता है। घर गिरवी रख दिया गया। माया ने अपने विवाह के गहने बेच दिए, और वो दिन आया जब रमन पहली बार ट्रेन में बैठकर अपने कस्बे से शहर जाने वाला था। माया ने उसके बैग में किताबों के साथ एक छोटा सा डब्बा रखा, जिसमें तिलक, तुलसी की माला और घर की बनी मठरी थी। कहा, बेटा, जब भी भूख लगे इसे खा लेना, इसमें माँ का आशीर्वाद है। ध्यान ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हम गरीब हैं, पर हमारी उम्मीद अमीर है, उसे कभी मत तोड़ना। ट्रेन चली और माया की आंखों से आंसू बह निकले। ट्रेन का धुआं जैसे उस माँ के दिल को ढकता चला गया। उसने आखिरी बार हाथ हिलाते हुए कहा, रमन, हमें भूलना मत। शहर बड़ा था और दिलों की दूरियां उससे भी बड़ी। रमन के लिए सब कुछ नया था, कॉलेज, हॉस्टल, दोस्त और उनका जीवन। वहां हर कोई फैशनेबल था, ब्रांडेड कपड़े, महंगी बाइकें और अंग्रेजी में बातचीत। रमन का पुराना सूट और पुरानी जूते सबका मजाक बन गए। एक दिन एक अमीर लड़के ने कहा, भाई, ये देखो, गांव से आया कोई रिक्शा वाले का बेटा है शायद। सारे दोस्त ठहाके लगाने लगे। रमन की आंखों में अपमान का एक तेज झोंका आया। उसने उस दिन पहली बार खुद को गरीब समझा। शाम को माँ का फोन आया, बेटा, खाना खा लिया? रमन ने कहा, माँ, आप रोज यही पूछती हैं, मैं बच्चा नहीं रहा। माँ चुप रह गई, पर उसके बाद उस रात माया ने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे रमन बदलने लगा।
वह अब दोस्तों के साथ महंगे रेस्तरां जाने लगा, क्लास छोड़ने लगा, माँ बाप को फोन करना घट गया। जब कॉल आता भी तो बस 2 मिनट की बात। हाँ पापा, सब ठीक है, अब रखता हूँ। माया अक्सर कहती, ध्यान, बेटा अब बड़ा हो गया है, इसलिए समय नहीं निकाल पाता। ध्यान मुस्कुराता, हाँ माया, बेटा जब ऊंचाइयां छूता है तो जमीन से कुछ दूरी आ ही जाती है। पर सच्चाई यह थी, रमन अब अपने माता पिता को अपनी गरीबी की याद मानने लगा था। वह दोस्तों से झूठ बोलता, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मम्मी एनजीओ चलाती हैं। लोग ताली बजाते और उसका झूठ हर दिन थोड़ा और बड़ा होता गया। एक दिन उसने पिता को फोन किया, पापा, मेरे दोस्तों के पास सबके पास महंगे फोन हैं, मेरा तो पुराना है, मुझे भी चाहिए। ध्यान ने अपनी जेब में देखा, 500 रुपये थे। फिर भी बोला, ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूं। उसने सेठ जी से पहली बार एडवांस मांगा। सेठ बोले, ध्यान, तूने आज तक कुछ नहीं मांगा, पर इतना जरूरी है क्या? ध्यान बोला, सेठ जी, बेटे की खुशी के लिए मांग रहा हूं। घर लौटा तो माया बोली, मेरे पास पुरानी चूड़ियां हैं, इन्हें बेच दो। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बस त्याग था। फोन खरीदा गया, भेज दिया गया। रमन ने दोस्तों के बीच शान से कहा, मेरे पापा ने भेजा है, वो बिजनेस ट्रिप पर हैं। उस दिन उसने अपने माता पिता को नहीं, अपने संस्कारों को झूठा बना दिया। माया अक्सर रात को बेटे की पुरानी किताबें निकालती, उसके फोटो को देखती और धीमे से कहती, ध्यान, अब वो लौटेगा ना? ध्यान कहता, माया, औलाद का मन कभी पूरी तरह दूर नहीं जाता, देखना, एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। रमन अब नौकरी पर लग चुका था, पर अब वह रमन ध्यानचंद नहीं, बल्कि रमन सिंह कहलाता था। उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी थी, ताकि कोई न जाने कि वह एक मजदूर का बेटा है। जब ध्यान और माया ने फोन किया तो उसने कहा, पापा, मैं अब बहुत बिजी हूं, हर वक्त कॉल मत किया करें। माया बोली, बेटा, हम तो बस तुम्हारी आवाज सुनने को तरसते हैं। उसने झुंझलाकर कहा, माँ, आप समझती क्यों नहीं, मैं अब बच्चा नहीं हूं। वो आखिरी कॉल थी जो माया ने की थी। दिन बीते, साल गुजर गए। ध्यान की कमर झुक गई, पर उम्मीद नहीं टूटी। वो हर दिन डाकघर जाता, शायद कोई पत्र, कोई संदेश, पर आता सिर्फ सन्नाटा। एक दिन माया बीमार पड़ गई। उसने पति से कहा, ध्यान, अगर मैं चली गई तो रमन से कहना कि मां ने आखिरी वक्त में भी उसे याद किया। ध्यान ने उसका हाथ पकड़ा, ऐसा मत कहो माया, वो आएगा। पर वो नहीं आया। माया की सांसें थम गईं। ध्यान ने उसकी चिता को आग दी और आसमान की ओर देखा। भगवान, अगर औलाद अपनी मां को भूल जाए तो उसे याद दिलाना तू। उस दिन हवा कुछ भारी थी। कहीं ना कहीं किसी शहर में शायद रमन भी बेचैन था, पर कारण नहीं जानता था। माया चली गई और ध्यान अकेला रह गया। उम्र ने उसे झुका दिया, पर दिल में अब भी उम्मीद थी, कभी तो मेरा बेटा लौटेगा। वक्त ने करवट ली। एक दिन उसके पुराने मालिक ने कहा, ध्यान, अब तू काम नहीं कर सकता, पर मेरे एक दोस्त को ड्राइवर चाहिए, वहां आराम से रह सकेगा। ध्यान ने सिर हिलाया, जो भी काम मिले कर लूंगा। अगले दिन जब वह नए मालिक के बंगले के गेट पर पहुंचा, वह ठिठक गया। बड़ा सा घर, महंगी कारें और गेट के ऊपर नाम लिखा था, रमन सिंह। उसका दिल धड़क उठा। वो धीरे से फुसफुसाया, क्या ये मेरा बेटा है? ध्यानचंद ने अपनी आंखें रमन सिंह के बंगले के बड़े गेट की ओर जमाई। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। इतने वर्षों बाद उसकी मेहनत और त्याग का फल उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार यह फल उसका अपना बेटा लगने से इनकार कर रहा था। रमन की महंगी कारें, महल जैसी हवेली और आलीशान फर्नीचर, सब कुछ चमक रहा था, पर ध्यानचंद के लिए यह सब खाली दिख रहा था। उसकी नजरें उस चेहरे पर टिक गईं जो कभी उसकी आंखों का तारा था। रमन की मुस्कान अब वह मासूम मुस्कान नहीं थी, बल्कि घमंड और अहंकार से भरी हुई थी। ध्यान ने गहरी सांस ली और अपनी जेब में हाथ डाला। वहां पुराने नोट, पसीने से भीगी चादर की तरह फटी हुई तस्वीरें और माया का तिलक था। उसे लगा, ये सब अब भी मेरे बेटे तक पहुंचाने का वक्त है। ध्यान ने बंगले के दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और रमन सिंह के नौकर ने देखा। हाँ, बताइए, नौकर ने चढ़ाई की आवाज में कहा। ध्यानचंद ने विनम्रता से कहा, मैं ड्राइवर के पद के लिए, काम के लिए आया हूं। नौकर ने हैरानी से देखा।
ड्राइवर, सर, आप? ध्यान मुस्कुराया और सिर झुकाया। हाँ, मैं बस काम चाहता हूं। रमन सिंह कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर पहले जैसा वह प्यार नहीं था जो कभी उसके पिता के साथ जुड़ा था। उसने ठंडी कट्टर आवाज में कहा, यहां किस तरह का काम ढूंढने आए हो? ड्राइवर, हमारी कार चलाने के लिए? ध्यानचंद ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ बेटा, मुझे बस काम चाहिए। मेरे पास बस यही ताकत है। रमन की आंखों में व्यंग्य झलकने लगा। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा? रमन सिंह के घर में कोई ध्यानचंद नहीं चलता। अगर तुम नौकरी चाहते हो तो बस काम करो और अपनी बात मत फैलाओ। ध्यानचंद का दिल टूट गया, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया और कार की चाबी ली। रमन ने आदेश दिया, चलो, आज से तुम इस कार के ड्राइवर हो। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं देखूंगा। ध्यान ने सिर झुकाया और कार के इंजन को स्टार्ट किया। शहर की सड़कें, जो कभी रमन को सपनों की दुनिया जैसी लगती थी, अब ध्यान के लिए असली और कच्ची लग रही थी। उसने धीरे धीरे कार को नियंत्रित किया, लेकिन हर मोड़ पर उसकी आंखें पेठे पर टिकी थीं। रमन ने देखा कि ड्राइवर कुछ ज्यादा ही सावधानी से कार चला रहा है। उसने सोचा, यह आदमी न तो सामान्य ड्राइवर है, न ही कोई अनजान। पहले हफ्ते में ध्यानचंद ने चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन किया। रमन ने देखा कि इस ड्राइवर में कुछ अजीब है। वह कभी थकता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता और हमेशा ध्यान से बातें सुनता है। कई बार रमन की नौकरी या दोस्तों के झूठे कारनामों के दौरान ध्यान ने चुपचाप सलाह दी, जिसे रमन ने नजरअंदाज किया। एक दिन रमन अपने दोस्तों के साथ कार में गया। अचानक रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। रमन गुस्से में था और उसने ध्यान को डांटना शुरू किया। तुम ड्राइवर हो या मूर्ख? देखो, ये कैसे जाम में फंस गए। ध्यान ने धीरे से कहा, बेटा, जल्दी गुस्सा मत करो, शांत रहो। रमन ने ठाका लगाया, शांत? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि संभालो कार। अगर तुम पुराने ढर्रे पर चलाओगे तो क्या होगा? कार खतरनाक स्थिति में जा सकती है। ध्यान ने सिर झुकाया पर शब्द न कह सका। रमन की आंखों में वह चमक, जो कभी पिता की आंखों में थी, अब केवल अहंकार और इठलाहट थी। धीरे धीरे रमन का जीवन अपने ही अहंकार और भौतिकता में उलझता गया। उसे अब पुराने दोस्तों की याद आती थी, लेकिन उसका अहंकार उसे अपने ही पिता और मूल जीवन की ओर लौटने नहीं देता था। ध्यानचंद ने कई बार रातों में सोचा, शायद कर्म का फल समय पर आएगा। एक दिन रमन की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, लेकिन एक कर्मचारी ने गड़बड़ी कर दी। रमन ने उसे जोर जोर से डांटा। कर्मचारी परेशान हो गया। इसी बीच ध्यानचंद ने देखा कि प्रोजेक्ट में एक तकनीकी गलती है, जिसे समय रहते ठीक किया जा सकता था। उसने बिना किसी को बताए चुपचाप सुधार किया। अगले दिन जब रमन ने काम की समीक्षा की, उसने देखा कि सब कुछ सही था। रमन ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो गया? ध्यान ने सिर झुकाया और चुपचाप काम किया। रमन ने फिर भी उसे पहचानने से इनकार किया, लेकिन उसकी आत्मा ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह ड्राइवर सिर्फ कार नहीं चला रहा, बल्कि उसकी जिंदगी में संतुलन और बचाव भी कर रहा था। साल गुजरते गए। रमन अब शहर में प्रतिष्ठित बन चुका था, लेकिन उसकी खुशी में एक खालीपन था। वह अक्सर अकेले में सोचता, क्यों मैं अपने जीवन में असली खुशी महसूस नहीं करता। एक दिन रमन की कार अचानक खराब हो गई। वह गुस्से में था। ध्यानचंद ने चुपचाप कार ठीक करने की कोशिश की। रमन ने देखा कि ड्राइवर के हाथों में अनुभव और निपुणता कितनी है। उसने सोचा, यह आदमी किसी सामान्य ड्राइवर जैसा नहीं है। रमन ने अचानक पूछा, तुम पहले कहाँ काम करते थे? ध्यान ने धीरे से कहा, बस मेहनत करते हुए अपना जीवन बिताया। रमन ने कटाक्ष किया, मेहनत? तुम तो पुराने जमाने के इंसान लगते हो। अब हमारे समय में कौशल और कनेक्शन की जरूरत है। ध्यान ने मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक गहरी छाया थी। वह जानता था कि उसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, पर समय के साथ सत्य जरूर सामने आएगा। कुछ महीने बाद रमन की कंपनी में बड़ा घाटा हुआ। उसके कुछ झूठ और चालाकियों की वजह से बड़े क्लाइंट ने समझौता तोड़ दिया। रमन हक्का बक्का था। उसने देखा कि ध्यानचंद ने चुपचाप अपने पुराने अनुभव और समझदारी से नुकसान को कम कर दिया। रमन की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि यही ड्राइवर नहीं, बल्कि वही पिता था जिसने उसके लिए हर त्याग किया था। पर अहंकार अब भी उसे रोक रहा था कि वह सीधे पूछे, क्या तुम मेरे पिता हो?
ध्यान ने एक दिन रमन को बड़े प्यार से कहा, बेटा, कोई भी इंसान अपने कर्म से बच नहीं सकता। जो बोता है वही काटता है। तुम्हारे झूठ और अहंकार ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, पर वही तुम्हें सीख भी देंगे। रमन के भीतर हलचल हुई। वो समझ गया कि उसकी सफलता केवल उसके कर्म से नहीं, बल्कि पिता के त्याग और मार्गदर्शन से भी बनी है। उसने धीरे से कहा, पिता, मैं समझ गया। मैं अब सब बदलना चाहता हूं। ध्यानचंद ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान थी। रमन ने न केवल अपने पिता को पहचान लिया, बल्कि उसने अपने जीवन में सच्चाई, नैतिकता और अपने माता पिता की याद को फिर से महत्व देना शुरू किया। अब उसके लिए भौतिकता केवल एक साधन बन गई थी, न कि जीवन का उद्देश्य। और इस तरह वर्षों की दूरी, अहंकार और भूल के बाद कर्म और त्याग का फल सामने आया, और रमन ने महसूस किया कि माँ बाप का प्रेम और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यानचंद की आंखों में संतोष था। उसने आखिरकार समझ लिया, उसके बेटे ने सही रास्ता पकड़ लिया है। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, भगवान धन्यवाद, अब मेरा बेटा लौट आया। रमन ने अपने हाथ पिता के हाथ में रखा। इस बार कोई झूठ, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ प्यार और समझदारी थी। और इस पल से रमन का जीवन बदल गया। वह अपने माता पिता का सम्मान करने लगा, अपने कर्म सुधारने लगा, और हर दिन यह याद करने लगा कि जीवन में असली दौलत केवल प्रेम और त्याग है, न कि दौलत और अहंकार। रमन अब केवल शहर में प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं रहा। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का संकल्प ले लिया था। उसके भीतर वर्षों से दबे अहंकार, भ्रम और भूल के बाद अब नई चेतना जाग रही थी। ध्यानचंद के साथ बिताए हर पल ने उसे यह सिखाया कि केवल दौलत और शोहरत से जीवन नहीं चलता। जीवन का अर्थ वही है जो उसने बचपन में अपने माता पिता से जाना था, त्याग, प्रेम और नैतिकता। रमन ने सबसे पहले अपने घर लौटने का निर्णय लिया। उसका दिल बहुत भारी था, पर आंखों में आशा की किरण थी। उसने शहर में अपने उच्च जीवन की हर चमक दमक छोड़ दी और पुराने मोहल्ले की ओर कदम बढ़ाए। यह वही मोहल्ला था जहां उसकी बचपन की स्मृतियां बसी थीं, जहां माया और ध्यानचंद ने उसे हर कठिनाई के बावजूद उठाया था। रमन ने देखा कि कस्बे की गलियां अब भी वैसी ही थीं, दीवारों पर पुराने रंग और दरवाजों के नीचे समय की छापें। पर यह जगह उसके लिए अब केवल बचपन का घर नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की पहचान बन गई थी। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि ध्यानचंद अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके कंधे झुक गए थे, पर आंखों में उम्मीद और मुस्कान अब भी जिंदा थी। रमन का दिल कांप उठा। वह तुरंत अंदर गया, पर उसने सोचा कि केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी संवेदनशीलता और श्रद्धा के साथ पिता और मां को अपना सम्मान देना है। दरवाजा खुला और ध्यानचंद ने रमन को देखा। पहली बार उनकी आंखें सीधे मिली। रमन ने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैं वापस आ गया हूं। मैं अब वही बेटा बनना चाहता हूं जो मैं हमेशा होना चाहिए था। ध्यानचंद की आंखों में आंसू भर आए। उसने रमन को गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, तुम अब लौट आए हो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशियां हैं। रमन ने महसूस किया कि इस गले लगाने में केवल पिता का प्रेम नहीं, बल्कि वर्षों के त्याग और उम्मीद की शक्ति भी शामिल थी। इसके बाद रमन ने माया के कमरे में कदम रखा। वह देखता है कि मां की आंखें अब भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थीं। माया ने हाथ बढ़ाया और रमन के हाथों को पकड़ लिया। वह रो पड़ी, और रमन भी अपनी आंखों में छुपे वर्षों के दर्द और पछतावे को नहीं रोक सका। वह धीरे से कहा, मां, मुझे माफ कर दो कि मैं आपको भूल गया। मैं अपने अहंकार में खो गया था। माया ने उसकी आंखों में आंसू देखते हुए कहा, बेटा, भगवान ने हमें हमेशा उम्मीद दी, और आज वही उम्मीद सच हुई। रमन ने महसूस किया कि उसकी गलती केवल भौतिकता और अहंकार की थी। उसने ठाना कि अब वह न केवल अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यपूर्ण होगा, बल्कि पूरे मोहल्ले और समाज के प्रति जिम्मेदार बनेगा। वह अपने पुराने स्कूल में गया, जहां उसके बचपन के दोस्त अब शिक्षक और कर्मचारी बन चुके थे। उसने देखा कि कई बच्चे अभी भी कठिनाई में जी रहे हैं। रमन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह बच्चों के लिए एक शिक्षा फाउंडेशन खोलेगा, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। ध्यानचंद ने रमन के इस फैसले को गर्व से देखा। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को रोशन करना भी होना चाहिए। रमन ने उनकी बात को ध्यान से सुना
और तय किया कि वह हर साल इस फाउंडेशन के लिए अपने शहर में कार्यक्रम करेगा, ताकि हर बच्चा अपने माता पिता के त्याग को समझ सके और उन्हें याद रखे। समय बीतता गया। रमन ने अपने जीवन में नई ऊर्जा भर दी। उसने अपने व्यवसाय को समाज सेवा से जोड़ा। हर नए प्रोजेक्ट में वह अपने कर्म और नैतिकता का ध्यान रखने लगा। वह जानता था कि केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, इंसानियत और कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक दिन रमन ने देखा कि ध्यानचंद का स्वास्थ्य कमजोर हो गया है। उनके कंधे और कमर पूरी तरह झुक गए थे। रमन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने पिता के लिए घर का प्रबंध करेगा, ताकि ध्यानचंद अब मेहनत और थकावट का सामना न करें। रमन ने बंगले को न केवल आलीशान बनाया, बल्कि पिता के हर आराम का ध्यान रखा। ध्यानचंद ने एक शाम रमन को गहरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। मैंने हमेशा तुम्हें सही राह पर लाने की कोशिश की, और आज मैं देख रहा हूं कि तुमने खुद को और अपने कर्मों को सुधारा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। रमन ने धीरे से कहा, पापा, आपकी हर सीख मेरे जीवन में अब उत्कीर्ण है। मैं कभी भी उस मार्ग से नहीं भटकूंगा। समाज में रमन का नाम अब केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और नैतिक नेता के रूप में भी जाना जाने लगा। वह बच्चों और युवाओं को प्रेरित करता, उन्हें जीवन के सही मूल्य सिखाता और अपने माता पिता के त्याग की कहानी बताता। वह हमेशा कहता, माँ बाप का प्रेम और त्याग अनमोल है। अगर हम इसे भूल जाएं, तो हमारा जीवन अधूरा है। एक दिन रमन ने ध्यानचंद को साथ लेकर पुराने मोहल्ले में एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। वह बच्चों के साथ खेल रहा था, उन्हें पढ़ाई की किताबें बांट रहा था और पुराने स्कूल में सम्मान समारोह करवा रहा था। ध्यानचंद ने देखा कि उसका बेटा न केवल समाज के लिए कुछ कर रहा है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और भूल को भी सुधार चुका है। उस दिन रमन ने चुपचाप अपने पिता और मां के तिलक, तुलसी की माला और घर की बनी मठरी को अपने बैग से निकाला और सबके सामने रखा। उसने कहा, ये वही हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में दी थी। आज मैं समझ गया हूं कि असली धरोहर यही है, प्रेम, त्याग और संस्कार। ध्यानचंद और माया की आंखों में आंसू थे। माया ने कहा, बेटा, आज तुमने हमें गर्व से भर दिया। अब हम चैन से कह सकते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। रमन ने अपने माता पिता को गले लगाया और समाज में हर कोई उनकी इस पुनर्मिलन और बदलाव की कहानी से प्रेरित हुआ। समय बीतता गया। रमन का जीवन अब केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि समाज सेवा, नैतिकता और परिवार की मान्यता से भर गया। उसने जाना कि माता पिता का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका त्याग हमेशा जीवन में सही राह दिखाता है और कर्म का फल समय पर अवश्य मिलता है। ध्यानचंद ने अपने जीवन की अंतिम सांसें एक शांत और संतुष्ट मन से ली। रमन उनके हाथ पकड़कर खड़ा था और आंखों में आशीर्वाद और प्रेम दोनों भरे हुए थे। माया ने भी अपने बेटे की झोली में आशा और संतोष के आंसू गिराए। रमन ने जीवन की अंतिम सीख को समझा, असली शक्ति दौलत में नहीं, बल्कि परिवार, संस्कार और नैतिकता में है। उसकी आंखों में अपने माता पिता के प्रति असीम श्रद्धा थी और उसके कर्मों में हमेशा उनका आशीर्वाद झलकता रहेगा। और इस तरह भूले हुए माँ बाप का श्राप, जो ध्यानचंद और माया की आत्माएं शांति में थीं। रमन का जीवन अब केवल उनके त्याग का फल नहीं, बल्कि उनके प्रेम और संस्कार का जीवंत प्रमाण बन चुका था। रमन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अहंकार और भूल के अंधेरों से निकलकर प्रेम, त्याग और कर्म की रोशनी में कदम रखा। अगर आपको यह कहानी छू गई हो और आपके दिल को हिला दिया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और हाइप करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिले।